हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं हूँ राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अंग्रेजी की बुक फ्लेमिंगो का 7 चैप्टर। और आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। और इससे पहले हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं और इसके अलावा इस बुक के हम 6 चैप्टर और पढ़ चुके हैं। और यदि आपने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा, और वहाँ जा कर के आप मेरे लास्ट वीडियो देख सकते हैं। और एक चीज़ ये कि आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें, और इसके अलावा यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। यहाँ पर भी हम इस चैप्टर का अंग्रेज़ी से हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे, और जो भी आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आने वाले हैं उनकी हम हिंदी मीनिंग्स भी देखेंगे। इसलिए बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको कहते हैं कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैं जो है संडे के दिन यानी छुट्टी के दिन जो है नॉवेल्स लिखता हूँ, मतलब उपन्यास लिखता हूँ। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। नीचे दिया हुआ जो ये पार्ट है वो अपने आप में एक एक्सट्रैक्ट है, एक उद्धरण है एक इंटरव्यू का जो अम्बर्टो इको ने दिया था। द इंटरव्यूअर इज़ मुकुंद पद्मनाभन, और इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति थे मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू, जो हिंदू अखबार से थे। अम्बर्टो इको, ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना इन इटली, had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas of semiotics, the study of science, literary interpretation, and medieval aesthetics before he turned to writing fiction। यानी अम्बर्टो इको जो कि एक प्रोफेसर हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलाना इन इटली, इटली की एक विश्वविद्यालय है बोलाना नाम का, वहाँ एक प्रोफेसर हैं। और ये पहले ही ऑलरेडी यानी पहले ही एक्वायर्ड यानी प्राप्त कर चुके थे ए फॉर्मिडेबल रेपुटेशन, एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में जिसको कहते हैं फॉर्मिडेबल, और रेपुटेशन यानी प्रतिष्ठा, तो बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। किस रूप में? एज ए स्कॉलर, एक विद्वान के रूप में। फॉर हिज आइडियाज़, अपने विचारों के लिए। किस पर इनके विचार? ऑन सेमियोटिक्स। सेमियोटिक्स का मतलब होता है लक्षण विज्ञान, तो लक्षण विज्ञान के ऊपर इन्होंने बहुत कुछ लिखा और उसके विचारों के कारण। और स्टडी ऑफ, जिसको हम कहते हैं द स्टडी ऑफ साइंस। इसके अलावा लिटरेरी इंटरप्रिटेशन यानी साहित्यिक व्याख्याओं के लिए। एंड मेडिएवल एस्थेटिक्स, इसके अलावा मध्यकालीन सौंदर्य शास्त्र। एस्थेटिक्स का मतलब सौंदर्य शास्त्र, और मेडिएवल यानी मध्यकालीन। बिफोर ही टर्नेड टू राइटिंग फिक्शन, यानी फिक्शन लिखने से पहले ही। फिक्शन का मतलब उपन्यास, कहने का मतलब बड़ी बड़ी व्याख्यात्मक किताबें जो बिल्कुल काल्पनिक होती है जिनको हम उपन्यास कहते हैं। आगे ये कहते हैं कि लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, एसेज, चिल्ड्रंस बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, यानी ये बहुत सारी चीज़ें जैसे लिटरेरी फिक्शन है। और एकेडमिक टेक्स्ट का मतलब होता है शैक्षिक किताबें, यानी जो बच्चों के लिए किताबें चलती है पढ़ने की, उनको कहते हैं एकेडमिक टेक्स्ट। और इसके अलावा एसेज, कुछ निबंध, इसके अलावा चिल्ड्रंस बुक्स और बच्चों की किताबें, इसके अलावा न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और अखबारों में जो लेख लिखते हैं, ये चीज़ें। हिज रिटन आउटपुट इज़ स्टेजरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग, यानी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, इनका आउटपुट बहुत बड़ा है, आश्चर्य से भरा हुआ है। स्टेजरिंगली का मतलब फुल ऑफ सरप्राइज, यानी जिसको देख करके आश्चर्य होता है, इतना सारा इन्होंने लिखा। और इसके अलावा विभिन्न तरह की चीज़ें इन्होंने लिखी। इन 1980 यानी 1980 में ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपर स्टारडम विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज, विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज। यानी 1980 के अंदर इन्होंने एक फ़िक्शन लिखा जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज। ये एक उपन्यास था इनका, और इसकी लगभग जो है मोर देन 10 मिलियन कॉपीज़, यानी 10 मिलियन से भी ज़्यादा जो है प्रतियां बिक गई थी। और इसके साथ ही इन्होंने प्राप्त कर लिया एक बहुत स्टारडम की अवस्था, यानी बहुत ज़्यादा ये फेमस हो गए, और बौद्धिक क्षेत्र के अंदर इन्होंने स्टारडम, सुपर स्टारडम प्राप्त कर ली थी। मुकुंद द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड। मुकुंद पूछते हैं कि
एक अंग्रेज़ नॉवेलिस्ट यानी एक अंग्रेज़ उपन्यासकार एंड एकेडमिक, इसके अलावा शैक्षिक किताबें लिखने वाले एक व्यक्ति थे, डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड। उन्होंने एक बार ये कहा था कि आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही इको डच। यानी उन्होंने एक बार ये कहा था कि मैं इस बात को समझ नहीं सकता कि किस तरह एक आदमी एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर लेता है जैसे कि इको करता है। यानी जिस तरह इको एक साथ ही बहुत सारे लेखन का काम कर लेता है, तो मैं समझ नहीं पाता कि किस तरह इको एक साथ इतनी सारी चीज़ें कर लेता है। अम्बर्टो इको, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स। इको उत्तर में बताते हैं कि हो सकता है कि मैं इस तरह की आभास देता हूँ, इस तरह का इम्प्रेशन देता हूँ लोगों को कि जैसे वो समझते हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर लेता हूँ, बट इन द एंड, लेकिन अंत में आई एम कन्विंस्ड, मैं ये मानता हूँ कि आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, कि मैं हमेशा एक ही चीज़ करता हूँ। मुकुंद, विच इज़, कौन सी? अम्बर्टो इको, नाउ दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। अरे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है समझाने के लिए। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट्स एंड आई परस्यू दैम थ्रू माई एकेडमिक वर्क। अरे ऐसी बात है कि आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, यानी मेरे कुछ जो है दार्शनिक रुचियां हैं, एंड आई परस्यू दैम, और मैं उनका प्रयोग करता हूँ, थ्रू माई एकेडमिक वर्क, मेरे शैक्षिक कार्यों में, एंड माई नॉवेल्स, और मेरे उपन्यासों में, इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन, यहाँ तक कि मैं उन किताबों में भी मेरे फिलोसफिकल इंटरेस्ट का यूज़ करता हूँ जो किताबें मैं बच्चों के लिए लिखता हूँ। आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, जो अधिकतर नॉन वायलेंस और पीस के बारे में होती है। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, पीस यानी शांति। द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट्स, और ये ठीक वैसी ही किताबें हैं, यानी इनके अंदर भी, यानी इन किताबों के अंदर भी मैं नैतिकता और दर्शन की जो मेरी रुचियां हैं उनको डालता हूँ। ये भी उन्हीं का समूह है, बंच है। एंड देन आई हैव ए सीक्रेट, इसके अलावा मेरा एक राज है, एक सीक्रेट है। सीक्रेट मतलब रहस्य या राज। डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ़ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स? क्या तुम जानते हो कि यूनिवर्स से, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, यदि ब्रह्मांड में से एम्प्टी स्पेसेस को एलिमिनेट कर दिया जाए, एम्प्टी स्पेस यानी खाली, स्पेस यानी स्थान, यानी खाली स्थानों को एलिमिनेट कर दिया जाए यानी हटा दिया जाए, तो क्या होगा? एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स, और जितने भी एटम्स हैं, जो परमाणु हैं, उनके बीच में से भी जो एम्प्टी स्पेस है, जो खाली जगह है, यदि उसको भी हटा दिया जाए तो क्या होगा? द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। तो ये होगा कि ये यूनिवर्स मेरी मुट्ठी के बराबर का हो जाएगा। यानी जो इतना बड़ा यूनिवर्स है, जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, वो छोटा होकर के इतना बड़ा हो जाएगा जितनी मेरी मुट्ठी, यानी मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। सिमिलरली वी हैव ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइफ्स। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, खाली जगह होती है। आई कॉल देम इंटरस्टिसेज, और मैं उनको अंतराल कहता हूँ। इंटरस्टिसेज यानी अंतराल। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, मान लीजिए कि तुम मुझसे मिलने मेरी जगह पर आ रहे हो, मेरे घर पर आ रहे हो, और यू आर इन ए एलिवेटर, और तुम एलिवेटर के अंदर हो यानी लिफ्ट के अंदर हो। एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और जिस वक्त तुम लिफ्ट में बैठ करके नीचे से ऊपर मेरे पास आ रहे हो, और आई एम वेटिंग फॉर यू, और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दिस इज़ एन इंटरस्टिस। तो ये ही खाली स्थान है, यही जो है अंतराल है। एन एम्प्टी स्पेस, यही खाली जगह है। और आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, और मैं हमेशा खाली जो समय होता है उसी में काम करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, और जब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा पहली मंजिल से तीसरी मंजिल में आने का, यानी मैं तीसरी मंजिल पे हूँ, तो आप जब तीसरी मंजिल तक आओगे लिफ्ट में बैठ करके, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल लाफ्स, मैं पहले ही एक लेख लिख चुका हूँ। लाफ्स हंसते हैं, यानी वो बताते हैं कि उस पीरियड में जो समय लगेगा तुमको मेरे तक आने में, उस पीरियड के अंदर अंदर मैं एक लेख लिख लेता हूँ। मुकुंद, नॉट एवरी वन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क
हैज़ ए सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, यानी तुम्हारा कैसा भी काम हो, चाहे तुम्हारा नॉन फिक्शनल राइटिंग हो, यानी बौद्धिकता से संबंधित तुम्हारे लेखन की बात हो, या फिर स्कॉलरली बात हो, यानी किसी भी तरह का कोई साहित्यिक, किसी भी तरह का कोई बौद्धिक कार्य हो, उनमें एक तरह का प्लेफुल और पर्सनल क्वालिटी होती है, यानी उसमें तुम्हारा विनोद और तुम्हारी व्यक्तिगत गुण उनमें शामिल होते हैं। यानी कहने का मतलब तुम अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को अपने लेखों में शामिल करते हो, चाहे लेख कैसा ही हो, चाहे वो नॉन फिक्शनल हो, चाहे स्कॉलरली वर्क हो। इट इज़ ए मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम ए रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, और जो रेगुलर एकेडमिक स्टाइल होती है, यानी नियमित जो शैक्षिक विधा होती है लिखने की, उससे आप बिल्कुल अलग हो, विच इज़ इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग। और इस तरह की जो रेगुलर एकेडमिक स्टाइल होती है लिखने की, यानी नियमित जो शैक्षिक एक विधि होती है लिखने की, वो जो विधि होती है वो बिल्कुल प्राय सूखी और उबाऊ, इसके अलावा उसमें व्यक्तिगत अनुभव कहीं भी नहीं होते। जैसे आप कोई ऐसे लिखते हो तो उस ऐसे में आप अपने व्यक्तिगत अनुभव नहीं लिखते, बल्कि जो भी सब्जेक्ट या जो टॉपिक दिया होता है उसी टॉपिक के बारे में हम लिखते हैं। लेकिन तुम्हारे लेखों में कुछ अलग है, तुम जो कुछ भी लिखते हो, चाहे वो शैक्षिक है चाहे अशैक्षिक है, चाहे फिक्शनल है या नॉन फिक्शनल है, आप हमेशा उसमें अपनी खुद की रुचियों को, खुद के व्यक्तित्व को शामिल करते हो। हैव यू कॉन्शियसली एडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच, क्या तुम चला करके, कॉन्शियसली यानी चला करके, इस तरह का कोई इनफॉर्मल अप्रोच उसमें शामिल करते हो? और इज़ इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू, या ये सारी चीज़ें नेचुरली तुम्हारे लेख में शामिल होती है, यानी प्राकृतिक रूप से, यानी अपने आप ही आती है? ये बताओ। व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टोरल डेसर्टेशन इन इटली, यानी पहली बार जब मैंने इटली में मेरा डॉक्टोरल डेसर्टेशन दिया, यानी शोध प्रबंध मैंने जब दिया, तो वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, तो जो प्रोफेसर थे उनमें से एक प्रोफेसर ने मुझसे कहा, स्कॉलर्स लर्न ए लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट, कि जो विद्वान, जो विद्यार्थी होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, वो एक निश्चित सब्जेक्ट के बारे में ढेर सारा सीखते हैं। देन दे मेक ए लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, और इसके साथ साथ वो जो है एक तरह की गलत धारणाएं भी उनके अंदर विकसित होती है, यानी गलत चीज़ें भी वो अपने आप में बना लेते हैं काल्पनिक रूप से। देन दे करेक्ट देम एंड एट द एंड, फिर वो उन चीज़ों को सही कर लेते हैं। एंड एट द एंड, और अंत में दे पुट द कंक्लूजन्स, इसके अलावा बाद में वो अपना कंक्लूजन देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं अपनी बात को, यानी उसका निष्कर्ष निकाल देते हैं। यू ऑन द कंट्री, जबकि आप इन सब के विपरीत, टॉल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, आपने अपनी रिसर्च की एक कहानी कही थी, यानी जो आपने रिसर्च पेश किया वो एक कहानी के रूप में था, यानी वो आपने नैरेटिव मूड में दिया था। इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, उसमें आपके जो आपने गलतियां की वो भी शामिल थी, यानी आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी अनुभव आपके थे, जो गलतियां आपकी थी, वो भी उस सब में शामिल थी। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वाज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिसर्टेशन एज ए बुक, विच मीन्ट ही एप्रिसिएटेड इट। लेकिन उसी वक्त वो जो प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने मेरी बात को पहचाना, यानी मुझे सही माना, आई वाज राइट, कि मैं सही था, और उन्होंने मेरा जो वो प्रबंध था, जो शोध प्रबंध था, उसको छपवाने का जो है निर्णय लिया एक किताब के रूप में। इसका मतलब ये था कि उन्होंने मेरी प्रशंसा की, यानी मेरी बात को सही माना। एप्रिसिएट का मतलब प्रशंसा करना। एट दैट पॉइंट, एट द एज ऑफ 22, इस बिंदु पर 22 वर्ष की अवस्था में, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि स्कॉलरली बुक्स should be written in the way I had done by telling the story of the research। मैं इस बात को समझ गया कि स्कॉलरली जो बुक्स होती है, यानी किताबें जो होती है बच्चों की पढ़ने की, तो मैं ये समझ गया कि जो स्कॉलरली बुक्स होती है वो किताबें भी इसी तरीके से लिखी जानी चाहिए जैसा कि मैंने मेरा शोध प्रबंध लिखा था, स्टोरी के रूप में, कहानी के रूप में। दिस इज़ वाई माई एसेज ऑलवेज हैव ए नैरेटिव एस्पेक्ट, यही कारण है
कि मेरे जो निबंध होते हैं वो भी नैरेटिव एस्पेक्ट में ही होते हैं, यानी व्याख्यात्मक रूप में होते हैं, जैसे मैं कोई कहानी बोल रहा हूँ या कहानी कह रहा हूँ। एंड दिस इज़ वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स नॉवेल्स सो लेट। और यही कारण है कि संभवतया मैंने शुरू कर दिया लिखना नैरेटिव्स सो लेट, बहुत देर बाद में, यानी मैंने बहुत देर कर दी लिखने में, उपन्यास लिखने में, नॉवेल्स यानी उपन्यास, एट द एज ऑफ 50। और 50 वर्ष की अवस्था आने पर मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया, मोर और लेस, इससे कुछ कम या ज़्यादा, यानी हो सकता है कि 48 वर्ष की अवस्था में लिखे हों या 52 वर्ष की में लिखे हों। आई रिमेंबर, मुझे याद है, दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थिस was always frustrated that he was an essayist and not a novelist। मेरे प्रिय मित्र थे एक रोलैंड बार्थिस, और हमेशा वो इस बात से फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, कुंठित रहते थे कि वो एक एसेइस्ट थे, यानी ऐसे लिखने वाले थे, यानी निबंधकार थे, और एक नॉवलिस्ट नहीं थे। He wanted to do creative writing one day or another, but he died before he could do so। और इस तरह वो एक क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते थे, यानी उपन्यास लिखना चाहते थे, आज या कल, इस तरह वो सोचते रहे लिखने के लिए, और ऐसा करते करते एक दिन वो मर गए, इससे पहले कि वो कोई उपन्यास लिखते। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेकिन मुझको मेरे जीवन में इस तरह के फ्रस्ट्रेशन का कभी कोई सामना नहीं करना पड़ा, यानी मुझे कभी इस तरह की कुंठा का सामना नहीं करना पड़ा। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाई एक्सीडेंट, मैंने नॉवेल्स लिखना शुरू किया अचानक से, बाई एक्सीडेंट। आई हैड नथिंग टू डू वन डे एंड सो आई स्टार्टेड। एक दिन ऐसा था कि मुझे करने के लिए कोई काम नहीं था, मैं खाली बैठा था और मैंने शुरू कर दिया लिखना। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन, यानी मैंने नावल लिखना शुरू कर दिया, और नावल से संभवतया मेरा जो टेस्ट था नरेशन का, यानी कहानी कहने का जो मेरी रुचि थी, मेरी ये रुचि सेटिस्फाइड हुई, यानी इससे मेरे को संतुष्टि मिली। मुकुंद फिर पूछते हैं, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, फ्रॉम बीइंग ए फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टेकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। यानी अब हम बात करते हैं नॉवेल्स की। अब चूंकि आप एक प्रसिद्ध एकेडमिक हो, फ्रॉम बीइंग ए फेमस एकेडमिक, कहने का मतलब आप एक प्रसिद्ध जो है शिक्षा शास्त्री हो, एकेडमिक हो, एक प्रोफेसर हो, और यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टेकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। और जैसे ही आपका उपन्यास द नेम ऑफ द रोज प्रकाशित हुआ, पब्लिश हुआ, अचानक से तुम जो है बहुत आश्चर्यजनक रूप से जो है प्रसिद्ध हो गए। यू हैव रिटन 5 नॉवेल्स, आपने 5 उपन्यास लिखे, अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स, जबकि आपके जो स्कॉलरली वर्क्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, और नॉन फिक्शन यानी गैर औपन्यासिक जो कार्य थे, यानी गैर उपन्यास के जो कार्य थे वो ज़्यादा थे आपके, एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम, कम से कम 20 या उससे ज़्यादा। अम्बर्टो इको कहते हैं ओवर 40, कि भाई 20 नहीं 40 थे। मुकुंद पूछते हैं ओवर 40, अच्छा 40 से ज़्यादा, अमॉन्ग देम, और ये जो भी आपने वर्क जो किया था उनमें ए सेमिनल पीस ऑफ वर्क, प्रारंभिक जो आपका काम था ऑन सेमियोटिक्स, जो आपने सेमियोटिक्स के ऊपर लिखा, यानी लक्षण विज्ञान के ऊपर लिखा, बट आस्क मोस्ट पीपुल अबाउट अम्बर्टो इको एंड दे विल से, और जब अधिकांश लोगों से अम्बर्टो इको के बारे में पूछा जाता है कि भाई अम्बर्टो इको कौन है, तो दे विल से, तो वो ये बताएंगे, ओह ही इज़ द नॉवलिस्ट, अरे वो एक नॉवलिस्ट है, एक उपन्यासकार है। डज दैट बॉदर यू, क्या ये बात तुमको परेशान करती है? अम्बर्टो इको, यस बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, कि हाँ बिल्कुल मुझे ये बात परेशान करती है, क्योंकि मैं अपने आप को कंसीडर करता हूँ, मानता हूँ कि मैं एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, जो छुट्टियों के दिन नॉवेल्स लिखता है, यानी सिर्फ संडे के दिन ही नॉवल लिखता है। इट इज़ नॉट ए जॉक, ये कोई मजाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज, मैं भाग लेता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज
यानी विद्वानों की गोष्ठियों में, एंड नॉट मीटिंग ऑफ पेन क्लब्स, और लेखन क्लब की मीटिंगों में मैं शामिल नहीं होता, एंड राइटर्स, और लेखकों की, यानी लेखकों की या लेखन क्लब के जो मीटिंग्स होती है, जो सभाएं होती हैं, उनमें मैं शामिल नहीं होता। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी, मैं अपने आप को एकेडमिक कम्युनिटी का ही मानता हूँ और उसी में मेरी पहचान है। आइडेंटिफाई करता हूँ मैं अपने आप को कि मैं एक एकेडमिक कम्युनिटी से हूँ, यानी मैं जो है शैक्षिक समुदाय से हूँ। बट ओके, लेकिन ठीक है, इफ़ दे मोस्ट पीपुल हैव रेड ओनली द नॉवेल्स, कि यदि अधिकांश लोग यदि नावल पढ़ते हैं, लाफ्स एंड श्रक्स, तब वो हंसते हैं और अपने कंधों को उचकाते हैं। श्रक्स यानी कंधे उचकाना। आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि बाई राइटिंग नॉवेल्स, यानी नॉवेल्स लिखने से, आई रीच ए लार्जर ऑडियंस, यानी मैं बहुत सारे यानी ज़्यादा संख्या में ऑडियंस तक पहुँचता हूँ। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट यानी आशा करना, मैं आशा नहीं कर सकता था टू हैव 1 मिलियन रीडर्स, 1 मिलियन रीडर्स रखने की, विद स्टफ ऑन सेमियोटिक्स, सेमियोटिक्स के मेरे लेखों के लिए, यानी लक्षण विज्ञान के जो मेरे लेख थे उनके लिए मैं 1 लाख से ज़्यादा रीडर्स की एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। मुकुंद आगे पूछते हैं, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे मैं मेरा अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, यानी मैं मेरे अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। द नेम ऑफ द रोज़ इज़ ए वेरी सीरियस नावल, ये जो नेम ऑफ द रोज़ जो आपने लिखा, जो कि एक उपन्यास है और बहुत ही सीरियस नावल है, यानी बहुत ही गंभीर उपन्यास है। इट्स ए डिटेक्टिव यार्न एट 1 लेवल, यानी एक लेवल पर तो यहाँ पर एक जासूसी की बातें होती है, बट इट आल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिएवल हिस्ट्री, लेकिन इसमें आगे जो है मेटाफिजिक्स की, थियोलॉजी की और मेडिएवल हिस्ट्री की बातें भी इसमें शामिल हैं। मेटाफिजिक्स यानी गूढ़ रहस्य की जो बातें होती है वो मेटाफिजिक्स कहलाती है, यानी तत्व मीमांसा, यानी तत्व मीमांसा की बातें। थियोलॉजी, थियोलॉजी का मतलब होता है नैतिकता की बातें, और मेडिएवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास की बातें। यानी इस उपन्यास के अंदर एक स्तर पर तो एक तरह से कुछ जासूसी बातें हैं, और बाद में इसमें जो है तत्व मीमांसा की बातें हैं, नैतिकता की बातें हैं, और मेडिएवल हिस्ट्री की बातें हैं, मध्यकालीन इतिहास की बातें हैं। यट आई एन्जॉयड ए ह्यूज मास ऑडियंस, यट इट एन्जॉयड ए ह्यूज मास ऑडियंस, फिर भी इस उपन्यास को बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ऑडियंस ने इसका मज़ा लिया। वर यू पजल्ड एट ऑल बाई दिस, क्या इस सब से आप परेशान हुए, आप हतप्रभ हुए, पजल्ड हुए? अम्बर्टो इको, नो, नहीं। जर्नलिस्ट आर पजल्ड, जर्नलिस्ट पजल्ड होते हैं, यानी पत्रकार ही पजल्ड होते हैं। एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कभी कभी प्रकाशक भी, यानी पब्लिशर भी जो है पजल्ड होते हैं, वो भी परेशान होते हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव, यानी जो जर्नलिस्ट होते हैं और जो पब्लिशर्स होते हैं, यानी जो यानी जो जर्नलिस्ट होते हैं, यानी जो पत्रकार होते हैं और जो प्रकाशक होते हैं, बिलीव, वो इस बात में बिलीव करते हैं दैट पीपुल लाइक ट्रैश, कि लोगों को कचरा पसंद है, ट्रैश पसंद है। एंड डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस, और अधिकांश लोग जो है कठिन जो है किताबें, अनुभव की किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते। कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपुल ऑन दिस प्लानट, मान लो कि इस प्लेनेट पर, यानी इस हमारे ग्रह पर, मान लीजिए 6 बिलियन लोग हैं। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 एंड 15 मिलियन कॉपीज़, और नेम ऑफ द, यानी द नेम ऑफ द रोज की, यानी इस उपन्यास की 10 से लेकर के 15 मिलियन कॉपीज़ बेची गई। सो इन ए वे आई रीच्ड ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स, तो इससे ये हुआ कि मैं, ये जो इतनी सारी संख्या में लोग रहते हैं उसके एक छोटी संख्या में, छोटे प्रतिशत के पाठकों तक ही पहुंचा। बट इट इज़ एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंसेस, तो इससे ठीक ठीक ये हमको पता चल जाता है कि ये इस तरह के लोग थे जिनको आसान अनुभव,
यानी ये ऐसे रीडर्स थे जिनको आसान जो अनुभव है वो उसको ये पसंद नहीं करते थे, यानी इनको मेरी जैसी किताबें पसंद थी। और एट लीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, या फिर एट लीस्ट कम से कम ऐसा है कि ये हमेशा ही इस तरह की चीज़ें नहीं चाहते। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर, मैं स्वयं 9 बजे डिनर लेने के बाद में, यानी मैं स्वयं 9 बजे खाना खाने के बाद में वॉच टेलीविज़न, मैं टेलीविज़न देखता हूँ। एंड वांट टू सी ईदर मियामी वाइस और एमरजेंसी रूम, और या तो मैं मियामी वाइस नाम का प्रोग्राम देखता हूँ या फिर एमरजेंसी रूम नाम का देखता हूँ। आई एन्जॉय इट एंड आई नीड इट, मैं इसे पसंद करता हूँ और मुझे इसकी ज़रूरत भी है, बट नॉट ऑल डे, लेकिन दिन भर नहीं करता। मुकुंद आगे पूछते हैं, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवेल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डेल्ट विद ए पीरियड ऑफ मेडिएवल हिस्ट्री? क्या ये जो आपको बहुत बड़ी सफलता मिली इस उपन्यास के कारण, क्या ये इस कारण नहीं थी कि आपने इसमें मेडिएवल हिस्ट्री के साथ बातें की थी, यानी मेडिएवल हिस्ट्री की बातें इसमें रखी? कहीं ये कारण तो नहीं था आपकी प्रसिद्धि का या इस उपन्यास के प्रसिद्ध होने का? अम्बर्टो इको, अब अम्बर्टो इको इसका जवाब देते हैं, दैट्स पॉसिबल, हो सकता है कि ये संभव हो, बट लेट मी टेल यू, लेकिन मुझे तुमसे ये कहने दो, यानी मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, अनदर स्टोरी, एक और कहानी, बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज, क्योंकि मैं प्राय स्टोरीज कहता हूँ, लाइक ए चाइनीज़ वाइजमैन, एक चीन के बुद्धिमान व्यक्ति की तरह। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड वाइल सी लव्ड माई बुक, यानी मेरा जो अमेरिकन पब्लिशर था, हालांकि उसको मेरी किताब पसंद थी, लेकिन उसने मुझसे ये कहा, सी डिडंट एक्सपेक्ट, कि उसे आशा नहीं थी, टू सेल, बेचने की, मोर देन 3000 कॉपीज़, 3000 से ज़्यादा प्रतियों की, इन ए कंट्री, एक ऐसे देश के अंदर, वेयर नोबॉडी हैज़ सीन ए कैथेड्रल, जहाँ किसी भी व्यक्ति ने एक बड़ा चर्च नहीं देखा था, और स्टडीज़ लेटिन, और जहाँ किसी ने भी लेटिन भाषा का अध्ययन नहीं किया था। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 रुपीज़, सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज़, इसलिए मुझे 3000 कॉपियों का ही एडवांस मिला था। बट इन द एंड, लेकिन अंत में क्या हुआ, इट सॉल्ड 2 और 3 मिलियन इन द US, मेरी इस किताब की US के अंदर, यानी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, उस प्रकाशक ने मेरी इस उपन्यास की 2 और 3 मिलियन कॉपीज़ बेच दी। ए लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मेडिएवल पास्ट, बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी थी, अबाउट द मेडिएवल पास्ट, मध्यकालीन इतिहास के बारे में, मध्यकालीन भूतकाल के बारे में, फार बिफोर माइन, मेरी किताब के आने से पहले। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक, मैं सोचता हूँ कि मेरी किताब की जो सक्सेस है, जो सफलता है, इज़ ए मिस्ट्री, वो एक रहस्य है, एक राज की बात है। नोबॉडी कैन प्रेडिक्ट इट, कोई भी व्यक्ति इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। प्रेडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी। आई थिंक, और मैं समझता हूँ, इफ़ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज़, कि यदि मैं लिखता मेरी इस किताब को, द नेम ऑफ द रोज़ को, 10 ईयर्स अर्लियर, 10 साल पहले, और 10 ईयर्स लेटर, या 10 साल बाद में, तो इट वुडंट हैव बीन द सेम, तो परिणाम ठीक ऐसा नहीं होता। वाई इट वर्कड एट दैट टाइम इज़ ए मिस्ट्री, वाई इट वर्कड एट दैट टाइम इज़ ए मिस्ट्री, अब मेरी किताब जब मैंने लिखी उस वक्त में ही वो क्यों चली, या उसकी वो क्यों फेमस होगी अचानक, ये अपने आप में एक रहस्य है। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, see you again in next video. Till then, keep watching my videos. Have a great day. Thank you very much for watching.